नमस्कार। दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधि की श्रेणी में तीसरा डिजीज़ देखेंगे क्षीर अल्सर अल्सर से काफ़ी एक्सटेंड तक अलग है और बहुत ही अलग है। इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। क्षीर अल्सर को हम कोरिलेट कर सकते हैं इन्फेक्टिव गैस्ट्रोएंटेराइटिस से, लैक्टोज इंटॉलरेंस से कुछ हद तक कोरिलेट कर सकते हैं, काउज मिल्क एलर्जी से कुछ हद तक कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस केस में भी परसिस्टेंट डायरिया वगैरह हो रहा हो, उन सारी केसेस में हम क्षीर अल्सर को उस डायरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। क्षीर अल्सर होता क्या है? तो जब भी किसी धात्री का स्तन्य त्रिदोष से दूषित हो जाता है और उस स्तन्य का पान जब बालक करता है तो उसके अनुवाह स्रोतस की एक विशेष प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है, जिसमें वोमिटिंग, डायरिया और फीवर भी इन्वॉल्व होता है। इसे ही क्षीर अल्सर कहते हैं। इसके बाद एक श्लोक दिख रहा होगा। इस श्लोक में ना फीचर्स बताए गए हैं, स्तन्य का फीचर और उससे उत्पन्न होने वाले रोग। यानी क्षीर अल्सर में अलग अलग स्टेज पे कुछ फीचर्स होते हैं इनके, तो उनको ग्रुप वाइज में आपको अभी आगे बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अब देखते हैं हम निदान के बारे में। क्षीर अल्सर के निदान क्या हो सकते हैं? तो मेनली फोकस है सिर्फ एक ही निदान पे, त्रिदोष दुष्ट स्तन्य। त्रिदोष दुष्ट स्तन्य ही इसका निदान है। संप्राप्ति की ओर चलेंगे। तो संप्राप्ति जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से स्तन्य की दुष्टि हो रही है। स्तन्य त्रिदोष दूषित है तो क्या हो सकता है, ये हमें सोचना है। तो धात्री जब भी त्रिदोष प्रकोपक आहार विहार का सेवन करेगी तो उससे उसके जो स्तन्य हैं वो त्रिदोष द्वारा दूषित होगा, उसमें तीनों दोष दुष्टि होगी। जब इस त्रिदोष दुष्ट स्तन्य का पान बालक करेगा तो बालक में अग्निमंदता होगी, अग्निमंद उत्पन्न होगा और वो शरीर में भी, चूँकि त्रिदोष दूषित स्तन्य है तो उसके शरीर में भी, बालक के शरीर में भी त्रिदोष की दुष्टि होगी। अग्निमांद की वजह से आगे चल के क्या होगा? अग्निमांद है तो जो भी स्तन्य बालक ने ग्रहण किया है वो दो भागों में डिवाइड होगा, सार भाग और किट भाग। चूँकि अग्निमांद है तो सार भाग की उत्पत्ति बहुत कम होगी और किट भाग की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होगी। सार भाग से देखें, जब सार कम बनेगा तो धातु क्षय होगा, बालक में धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, उत्तर धातुओं की पुष्टि नहीं होगी तो धातु क्षय होता जाएगा। जब भी क्षय होता है तो वात का प्रकोप होता है और वात प्रकोप होने से अंग भंग, अंग विक्षेप, इनका जैसे कहना है हम मान सकते हैं पैरालिसिस वगैरह जैसे, वीकनेस वगैरह जैसे, किसी पार्ट में वीकनेस आना या फिर किसी धातु का बहुत ही ज़्यादा क्षय हो जाने की वजह से बच्चे में वे वीकनेस के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, किट भाग बहुत ही ज़्यादा बन रहा था तो बहुत ज़्यादा बनता तो है किट भाग, उसमें भी जो घन भाग होता है वो ज़्यादा बनता है और द्रव भाग कम बनता है। द्रव कम बनने से क्या होता है? स्वेद कम बनता है, मूत्र कम बनता है। और जब भी स्वेद व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है, ज्वर की उत्पत्ति होता है, हमने पढ़ा है। और जब भी मूत्र कम बनेगा या तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कम पानी होगा तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके कलर में चेंजेस आते हैं, तो पीत वर्ण का मूत्र आएगा और बहुत ही कंसंट्रेटेड यानी घन होगा। इसके बाद घन भाग जो बहुत ज़्यादा बन रहा था उसकी वजह से जो पुरुष बनेगा वो द्रव पुरुष होगा और विविध वर्ण की पुरुष उत्पन्न होंगे। वो पुरुष कैसा होगा? तो पिच्छिल होगा, गंध युक्त होगा, दुर्गंध युक्त होगा, साम युक्त होगा, विबद्ध और द्रवमल की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये थी संप्राप्ति, जिसमें हमने एक्चुअली ये देखा कि अग्निमंद की उत्पत्ति हो रही थी, वहाँ पे अजीर्ण होता होगा। अग्निमंदता से सार और किट जो डिवाइड होके बन रहे थे तो सार कम बन रहा था, जिसकी वजह से वात प्रकोप वगैरह होके अंग भंग, अंग विक्षेप हो रहा था।
आगे हम अब यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे और उस श्लोक की बात करेंगे जो मैंने वहाँ पे बताया था। तो श्लोक में जो भी सारी चीज़ें लिखी हैं, ऊपर के जो 2 लाइन हैं वो स्तन्य दुष्टि के बारे में लिखा है कि जो दूषित स्तन्य होगा वो कैसा होगा, त्रिदोष से दूषित होगा, मलिन होगा, दुर्गंध युक्त होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी ये स्तन्य दुष्टि के लिए। अब हम फीचर्स की बात करते हैं बालक में, जिसने ग्रहण किया है उस त्रिदोष दूषित स्तन्य को, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो फीचर्स भी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ कि स्तन्य दुष्टि किस एक्सटेंट तक है, किस हद तक स्तन्य दुष्टि हुई है। दूसरा, बच्चे की यानी बाल स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की सारता कैसी है, और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ यानी और कोई बीमारियां तो नहीं हैं, और कोई रोग तो नहीं हो रखा बच्चे को। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा बच्चे में फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं। अब हमने इसको भी उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमने 3 ग्रुप में बांट रखा है फीचर्स को बताने के लिए। तो जो इसमें था ज्वर, अरोचक, तृष्णा, छर्दी, शुष्क, उद्गार, विजृंभिका, ये सारी चीज़ें ना एकदम एक्टिव केसेस में आते हैं, जो एक्यूट कंडीशन में आ रहे हों। मतलब आज ही बच्चे ने त्रिदोष दूषित स्तन्य का पान किया और आज ही ये सारे लक्षण दिखने लगे उसमें, तो ये ग्रुप 1 में आ जाएंगे जो एक्यूट कंडीशन के होंगे। ग्रुप 2 में मेनली ये क्या होता है, एक्यूट और क्रोनिक के बीच की स्थिति हम कह सकते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड और पित्त वर्ण का यूरिनेशन बच्चा करता है। ग्रुप 3 में जो श्लोक में हम देखेंगे, ग्रुप 3 में घ्राणपाक, अक्षिपाक, अंगभंग, अंग विक्षेप, वेपथु, भ्रम, ये चीज़ें देख के ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ही क्रोनिक स्टेज की ही हैं। बहुत दिनों से ऐसा बच्चा दूषित स्तन्य का पान करता आ रहा है, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है और उस वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए, 3 ग्रुप में बांट के रखा है। पहला वाला ग्रुप था जो एक्यूट कंडीशन में आते हैं, दूसरा जिसमें डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्षीर अल्सर में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। वो किस कंडीशन में होगी, अगर जैसे एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन भी जब आगे बढ़ेगा डिहाइड्रेशन होगा, और अगर एक्सट्रीम लेवल तक की डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में 5% तक की डिहाइड्रेशन हो, सेकेंड में 10% तक की, और थर्ड में 15% तक की। तो 15% वाले को हम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और बच्चे बहुत ही प्रोन होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो एक्यूट कंडीशन में अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हुआ तो बच्चे की डेथ हो सकती है। और क्रोनिक कंडीशन में डेथ का कारण क्या हो सकता है, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन और साथ में कोमॉर्बिडिटीज और कोई रोग हो। तो चिकित्सा बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोष्ठ में आम की उत्पत्ति हो तथा आगे की संप्राप्ति केवल आभ्यंतर रोग मार्ग तक ही सीमित हो, तो वहाँ पे अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक अजीर्ण की उत्पत्ति होने तक जो क्षीर अल्सक है और जो अल्सक हम जो पहले पढ़ चुके हैं, इन दोनों की संप्राप्ति अजीर्ण की उत्पत्ति तक एक समान होती है। इसके बाद क्षीर अल्सक में वोमिटिंग और डायरिया और साथ ही साथ फीवर इन्वॉल्व हो जाता है। तो अजीर्ण की उत्पत्ति के बाद से दोनों की संप्राप्ति अलग अलग हो जाती हैं। अब हमें चिकित्सा की बात करनी है, तो चिकित्सा डिपेंड करता है कि दोष किस एक्सटेंट तक स्तन्य को दूषित किए हुए हैं। तो उनके एक्सटेंट के अकॉर्डिंग, उनकी मात्रा के अकॉर्डिंग, अगर अल्प मात्रा में दोष हैं तो हमें सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी है।
चाहे अल्प मात्रा में हो, मध्यम मात्रा में हो या फिर प्रभुत मात्रा में दोष विकृत हों। हमें सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी है। ब्रेस्ट फीडिंग रोकने के बाद अगर अल्प मात्रा में दोष विकृत हैं तो धात्री का स्तन्य दोष चिकित्सा करना है और पाठादि योग का सेवन कराना है, जिसमें पाठा के साथ साथ और भी कुछ ड्रग्स हैं जो आ जाते हैं। तो पाठादि योग का प्रयोग करना है अल्प मात्रा में जब दोष इन्वॉल्व हो। जब दोष मध्यम मात्रा में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें फिर से वही ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना है और साथ ही साथ दीपन पाचन औषध का प्रयोग करना है। और तीसरा, जब प्रभुत दोष हो यानी प्रभुत मात्रा में दोष इन्वॉल्व हो तो हमें वमन कराना है। किसका कराना है? दोनों का कराएंगे, धात्री का भी, शिशु का भी। उसके बाद जब हम पंचकर्म वगैरह करा लेते हैं, जब भी कोई शोधन क्रिया करा लेते हैं तो हमें संसर्जन कर्म करना होता है। तो यहाँ पे संसर्जन क्रम से हम चिकित्सा कर लेंगे। फिर आगे हमें शमन करानी है। शमन निशादिगढ़ और वचादिगढ़ से कराते हैं। थैंक यू।